नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री किताब चल रही, चैप्टर नंबर 2 है, इसका थर्ड पार्ट है। वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा चैप्टर का कवर कर लूँ, बट चूंकि चैप्टर्स जब ट्रिकी हो जाते हैं, समझाने के लिए चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तब समय लग जाता है। अभी इसी चैप्टर में देख लीजिए 2 वीडियोज़ हैं और अभी ऑलमोस्ट सिर्फ आधा ही चैप्टर खत्म हुआ। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। फरवरी 2020 में एक इवेंट हुआ 2022 में, और महात्मा गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने पड़ा। इस मूवमेंट का नाम था चौरी चौरा कांड। अगर आप चौरी चौरा कांड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी असहयोग आंदोलन वाली जो वीडियो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली जो वीडियो है, उसके साथ ही मैंने चौरी चौरा हादसा भी समझा रखा है, चौरी चौरा इंसिडेंट भी समझा रखा है। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। हिंदी वर्जन वाली वीडियोस के व्यूज़ भी लगभग 76,000 जा चुके हैं, तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझ में आ जाएगा। वापस आते हैं, अगर वहाँ पे नहीं भी दिखा है तो यहाँ सुनते रहो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हुआ ये कि महात्मा गांधी जी की वजह क्या थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने की। सिंपल वजह ये थी कि ये जो मूवमेंट था वो बहुत जगहों पे वायलेंट हो रहा था, वायलेंस होने लगा था, और गांधी जी के बेसिक एलिमेंट था नॉन वायलेंस। भाई नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे चलते थे गांधी जी। अगर गांधी जी को लग रहा है कि उनका नाम लेके कोई वायलेंस कर रहा है, गांधी जी वहां से बैक ट्रैक कर जाते थे। तो चूंकि बहुत जगहों पे मूवमेंट वायलेंट हो रहा था, लोग मास स्ट्रगल पे उतर रहे थे, और मास स्ट्रगल वो भी वायलेंस वाला मास स्ट्रगल, तो उसके चलते गांधी जी ने अपना मूवमेंट वापस छीन लिया। और गांधी जी ने बोला कि इन सत्याग्रहियों को पहले ठीक से सिखाना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में ये नॉन वायलेंस का सत्याग्रह का मतलब क्या है। ठीक है, अब जब एक बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया तो भाई एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड था। आप सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, आप भगत सिंह की बात कर लो, सब लोग गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज थे। सबका ये बोलना था कि भाई क्या मजाक चल रहा है, अभी तो मूवमेंट आग पकड़ रहा है, एक दो वायलेंट एक्टिविटीज के चलते आप पूरा का पूरा इतनी मुश्किल से बनाया हुआ मूवमेंट कैसे रोक सकते हो। लेकिन गांधी जी ने किसी की बात नहीं सुनी, और गांधी जी ने उस समय पे उस मूवमेंट को रोक दिया। अब एक बार चलते चलाए मूवमेंट पकड़े, मूवमेंट को रोकने के बाद ऑब्वियस सी बात है गांधी जी के अगेंस्ट अपोजिशन आएगा, और अलग अलग विचारधारा वाले लोग सामने आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो रहा था तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा तबका था जो कि प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। अलग अलग प्रोविंसेस में जो असेंबलीज थी उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके वो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर बन के ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना चाहते थे एज अ काउंसिल मेंबर। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या नारा था कि आप काउंसिल को, ब्रिटिश स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को, कोर्ट्स को, सबको बॉयकॉट करो। एक बार जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया, वैसे ही वो तबका फिर से वोकल हो गया। उसने बोला कि भाई अब बहुत हुआ मास स्ट्रगल, अब हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोविंशियल काउंसिल्स के मेंबर बनेंगे। ये प्रोविंशियल काउंसिल्स के मेंबर करवाए जा रहे थे, इलेक्शंस करवाए जा रहे थे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस तबके का क्या मानना था, इस तबके का ये मानना था कि भाई ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट बॉयकॉट ठीक है, बट ब्रिटिश पॉलिसीज जहां पे बनाई जाती हैं काउंसिल्स में, उनका मेंबर बन के अगर हम ब्रिटिश काउंसिल्स को और ब्रिटिश आप कह सकते हो पॉलिसीज को अपोज करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। कहीं ना कहीं इनकी बातें भी सही थी। ठीक है, अब यहाँ पे लड़ाई सी होने लगी। कांग्रेस के अंदर दो तबके बढ़ते से नजर आए। एक तबका ये बोल रहा था कि हम प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरा बोल रहा था नहीं आप इलेक्शन मत लड़िए। तो सीआर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये लोग इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। जब इन्होंने सुना कि भाई इलेक्शंस नहीं लड़ने देने रहे हैं तो इन्होंने अपनी खुद की स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर, और ये काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ वापस जाना चाहते थे। लेकिन जो यंग लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग रेडिकल मास एजिटेशन की बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। और अगर आप काउंसिल इलेक्शंस में लड़ रहे हो मतलब आप ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फुल इंडिपेंडेंस की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो ये दो तबके अलग अलग बनने लगे, स्वराजिस्ट उभर के आ गए। और ये स्वराजिस्ट ठीक ठाक आप कह सकते हो कि ताकतवर थे, ठीक ठाक वोकल थे। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो दो वीडियोस बना रखी है मैंने। V92 वाली जो वीडियोस है आपकी, ठीक है, ये V92 और V93 इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। यहाँ पे स्वराजिस्ट की बात की गई है, मैंने नो चेंजेस की बात की है। ये तो हो गई स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की। एक और वीडियो बना रखी है मैंने हिंदी में, प्रो चेंजर्स जिनको स्वराजिस्ट बोलते थे और नो चेंजर्स, इनके बीच की जो डिबेट थी, इसके लिए एक वीडियो मैंने लगभग 2 साल पहले बना रखी है। आप इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि भाई इंटरनल डिबेट और डिसेंशन बढ़ रहा था और ये दो फैक्शंस बनते नजर आ रहे थे। गांधी जी थोड़े डर गए। गांधी जी को लगा कि यार
1905 में भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में इसी लड़ाई के चलते जो नेशनल मूवमेंट था वो कमज़ोर हो गया था। तो कहीं ये प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स की डिबेट में फिर से चीज़ें कमज़ोर ना पड़ जाएं। प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तो ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो जब ये बात सामने आई तो गांधी जी ने इन स्वराज पार्टी वालों को कुछ शर्तों के साथ ये परमिशन दे दी कि ठीक है भाई, आप काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लो, लेकिन काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद आपका कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब गांधी जी को ये बात समझ में आई कि ये लोग नहीं सुनेंगे, ये लोग काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, तो गांधी जी ने भी बोला कि ठीक है भाई, जाओ कर लो पार्टिसिपेट। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लेट 1920s में और भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी। दुनिया भर में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे थे। आपको मैंने पहले ही बताया कि 1928 1929 के लगभग अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, और उस ग्रेट डिप्रेशन के चलते पूरी दुनिया में इफेक्ट्स थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए यूरोप तो तबाही हो गया था। यूरोप के पास कुछ नहीं बचा था, जो बचा था वो थोड़ा बहुत अमेरिका के पास बचा हुआ था, और अमेरिका में भी ग्रेट डिप्रेशन आ गया। उस ग्रेट डिप्रेशन के चलते इंडिया में भी इफेक्ट है। इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम थे वो गिरने लगे। 1926 से गिरना हुए शुरू हुए, आप कह सकते हो 1930 तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम गिरते ही चले गए। अब आप सोचो, यहाँ पे डिमांड गिर रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उनके एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रहे थे, और जो भी पैदावार ये पीजेंट्स कर रहे थे उस पैदावार का पीजेंट्स को नॉमिनल पैसा नहीं मिल रहा था। तो ऑब्वियस बात है, जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो जितना पैसा मिलेगा उतना ही टैक्स देंगे ना। तो पहले 100 रुपया मिल रहा था, उस पर टैक्स मान लो 50%, बाद में 50 रुपया मिल रहा है, उस पर तो टैक्स 25 रुपये दे पाएंगे ना। लेकिन अंग्रेजों ने अपने टैक्स कम नहीं किए, अंग्रेजों की रेवेन्यू डिमांड कम नहीं हुई। तो 1930 आते आते सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई, हालात देश में खराब होने लगे। और उस बैकग्राउंड में जो टोरी सरकार थी ब्रिटेन ने, उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन भेजा इंडिया में। क्यों भेजा? उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1919 का, जब 10 साल बीत जाएंगे तो इस 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कैसे परफॉर्म किया है, इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाएगा। ये कमीशन बनाया गया सर जॉन साइमन के अंदर, जिसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। अब मैं आपको बता दूं, ये जो लेट 1920s का टाइम है, इस समय पे कांग्रेस ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रही थी। कांग्रेस के पास एक प्रॉपर एजेंडा नहीं था। महात्मा गांधी जी हरिजन्स और रूरल इलाकों में जा जाके लोगों के बीच में काम कर रहे थे। साइमन कमीशन ने हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक हवा सी दे दी उस समय पे। और फिर जैसे ही ये साइमन कमीशन बना, वैसे ही हमारे देश के नेशनलिस्ट को एक मौका मिल गया फिर से यूनाइट होने का। साइमन कमीशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। साइमन कमीशन वैसे तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर आप हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिव्यू करने के लिए कोई कमीशन बना रहे हो तो भाई उसमें हमारे देश के मेंबर भी होने चाहिए। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे गोरे थे, सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया के संविधान के बारे में नियम कानून बना रहे हो और इंडिया का ही कोई मेंबर उसमें नहीं है। तो जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में इंडिया पहुंचेगा, इसको नारों से स्वागत किया जाएगा, गो बैक साइमन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सबने डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, सबने साइमन कमीशन को पुश बैक किया। ठीक है। यहाँ पे जो उस समय पे इंडिया पे वाइसरॉय थे ब्रिटिश सरकार के, लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में ज़्यादा मास डिमॉन्स्ट्रेशंस को देखते हुए ये बोला कि ठीक है भाई, आगे आने वाले समय में हम लोग कभी ना कभी आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। मतलब यहाँ पे लॉर्ड इरविन एक उल्टा सीधा झांसा दे रहे हैं कि सही समय पे आने पे आपको डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाएगा। अभी के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के रिफॉर्म के लिए पार्टिसिपेट करिए, और उसके लिए बोला गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब लॉर्ड इरविन ने बोला कि भाई अपने बैग वैग पैक करो, लंदन चलो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे संविधान विधान की बात करना। तो बहुत सारे से तो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स इस बात पर खुश हो गए कि लंदन जाने को मिलेगा। आज की डेट में लोग जाने से खुश हो जाते हैं, उस समय की तो बात ही छोड़ दो। समझ गए? लेकिन भाई कांग्रेस, ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस की लीडर्स ने बोला कि भाई हमको एक फिक्स डेट बताओ आप, कि आप किस दिन हमको डोमिनियन स्टेटस दोगे। ठीक है ना, हमको ये उल्टे सीधे आप झांसे मत दो कि हम फ्यूचर में कभी आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कांग्रेस प्रिसाइज प्रोमिसेस मांग रहा था, और लॉर्ड इरविन यहाँ पे बेवकूफ बना रहे थे इंडियंस को। आप देखिए यहाँ पे एक गहन चिंतन हो रहा है। कांग्रेस लीडर्स की मीटिंग हो रही है इलाहाबाद में 1931 में। यहाँ पे आपको महात्मा गांधी जी दिख जाएंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ नेहरू साहब बैठे हुए हैं, यहाँ सुभाष चंद्र बोस साहब बैठे हुए हैं। तो बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे कांग्रेस के आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की लॉर्ड इरविन ने और साइमन कमीशन पहुंचा इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस
बहुत ज़्यादा असर्टिव थे भाई। ये यंग तबका था, ताकत ज़्यादा थी, और इनका ये बोलना था कि भैया हमको प्रिसाइज प्रोमिसेस चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे, ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बात कर रहे थे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। कहने का मतलब क्या है, लिबरल्स और मॉडरेट्स क्या बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स हमें सेल्फ गवर्नेंस की ताकत देते। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस समय तक ये बोल रहे थे कि भाई बहुत हो गया इन ब्रिटिशर्स के तलवे चाटना, अब हमें इनसे पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अब एक तबका इंडियन नेशनल कांग्रेस उठ के ये भी बोलने लगा कि भाई पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये आधी अधूरी आजादी हमको नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने बोला कि 1 साल का समय दे देते हैं इन अंग्रेजों को, और इन अंग्रेजों को 1 साल के अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस अगर दे दिया तो दे दिया, हम डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करेंगे। 1 साल बीत गया तो फिर हम पूर्ण स्वराज की ही मांग करेंगे। महात्मा गांधी जी ने बीच का एक बैलेंस रास्ता निकाल दिया। ब्रिटिशर्स को कुछ समझ में नहीं आया, ब्रिटिशर्स ने साल भर ऐसे निकाल दिया, और उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और 26 जनवरी 1930 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया। आप सोचिए, हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। हर साल 15 अगस्त को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 26 जनवरी को दोस्तों हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब आप सोचिए, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर पड़ गए थे, तो 26 जनवरी तक रिपब्लिक बनने का हमने मतलब ये इंतजार क्यों किया? आप सोचो, अगर आपने अपना प्रियम्बल पढ़ा हो ठीक से, तो ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 लिखा है। तो जब प्रियम्बल में 26 नवंबर 1949 लिखा है, तो 26 जनवरी 1950 तक हमने रिपब्लिक बनने का इंतजार क्यों किया? क्योंकि ये 26 जनवरी 1930 में उस दिन था जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर में ये डिसाइड किया था कि अब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब बात यह है दोस्तों कि जब 26 जनवरी 1930 को ये इंडिपेंडेंस डे की प्लेज ली गई, ज़्यादा लोगों का इस प्लेज पे ध्यान नहीं गया। ऑब्वियस ही बात है, महात्मा गांधी जी जैसे जो लीडर्स थे, इनकी क्या वैल्यू थी? इनकी वैल्यू थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने कुछ कर दिया, लेकिन उस बात को लोगों तक भी तो पहुंचाना है। लोगों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को मोबिलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को आगे पुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये महात्मा गांधी जी को दी जाती थी। अब चूंकि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ले लिया गया और यह बोला गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की जो स्टार्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो महात्मा गांधी जी को दी। क्योंकि महात्मा गांधी जी एकमात्र ऐसे इंडियन लीडर थे उस समय पे जिनकी इतनी औकात थी कि वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे, और किसी भी लीडर की पैन इंडिया बेसिस पे इस हिसाब को मोबिलाइजेशन करना भाई बहुत मुश्किल काम है। इंडिया इतना डाइवर्स नेशन, उस समय पे अनपढ़ लोग, उनको मोबिलाइज करके नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ना ये मजाक नहीं था। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930 के बारे में। देखिए यहाँ पे इस प्लेज में क्या बोला जा रहा है। वी बिलीव that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives the people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on the exploitation of masses and has used India economically, politically, culturally, and spiritually. We believe therefore that India must sever the British connection and attain पूर्ण स्वराज और complete independence. इंडिपेंडेंस डे की प्लेज ये बोल रही है कि इंडियन लोगों का इनएलिएनेबल राइट, मतलब एक ऐसा राइट जिसको इंडियन लोगों से छीना नहीं जा सकता है, कि भाई उनके पास उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। उन्होंने जो आज तक इतनी मेहनत की है, उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए अपने ग्रोथ के लिए। अगर कोई ऐसी सरकार, और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है, जो कि लोगों को दबाती है, उनको ऑप्रेस करती है, तो लोगों को ये हक है कि वो उस सरकार को अबॉलिश कर सकें, उस सरकार को बदल दें। ये जो ब्रिटिश सरकार है, इसने इंडिया में लोगों को दबाया है, उनसे उनकी फ्रीडम छीनी है, उनको एक्सप्लॉइट किया है, इंडिया को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली र्यून किया है, और उसको अब बदलने की ज़रूरत है। इसलिए अब इंडिया को ब्रिटिश सरकार के साथ पूरी तरीके से कनेक्शन तोड़ के पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी है। और यहाँ पे सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। गांधी जी को एक
ऐसे कॉमन मुद्दे को पकड़ना था जो सबके साथ कनेक्ट करता हो, और वो था नमक। नमक एक पावरफुल सिंबल था गांधी जी के हिसाब से, जो कि देश को यूनाइट कर सकता था। 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेजा गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए इन वाहियात लोगों को, इरविन को लेटर भेजा और अपनी 11 डिमांड्स रखी इरविन के सामने। कुछ डिमांड बहुत जनरल इंटरेस्ट की थी और कुछ डिमांड्स अलग अलग क्लासेस के हित को ध्यान में रखी गई थी। कुल मिला के गांधी जी ने अपने इस लेटर के थ्रू देश के अलग अलग क्लासेस को जोड़ने की बात की थी, चाहे वो पीजेंट क्लास हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास हो। मतलब ये जो गांधी जी की 11 डिमांड थी वो देश के अलग अलग तबके को जोड़ती थी। कुल मिला के इंडियन सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा तबके को गांधी जी के साथ जोड़ा जा सके, गांधी जी के आइडियाज के साथ जोड़ा जा सके, गांधी जी के यूनाइटेड कैंपेन के साथ जोड़ा जा सके, इसीलिए गांधी जी ने इस प्रकार से अपने इस लेटर को ड्राफ्ट किया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी, भाई सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो। सॉल्ट, नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब आदमी भी खाता है, अमीर आदमी भी खाता है। फूड का एक बहुत एसेंशियल आइटम है नमक। अगर आप नमक ही नहीं डाला खाने में, खाने का स्वाद ही चला जाएगा। और उस समय पे ब्रिटिश सरकार नमक के ऊपर भी टैक्स लगाती थी और नमक को प्रोड्यूस करने की मोनोपोली सरकार के पास थी। यानी कि अगर नमक प्रोड्यूस करना है तो सरकार ही प्रोड्यूस कर सकती, सरकार के लाइसेंस के बिना आप नमक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी ने बोला ये नहीं चल पाएगा, नमक आम आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और नमक प्रोड्यूस करने से सरकार किसी को नहीं रोक सकती। महात्मा गांधी जी का लेटर एक अल्टीमेटम था, एक फाइनल वार्निंग थी। महात्मा गांधी जी ने बोला कि इस लेटर में लिखी हुई डिमांड अगर 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। लॉर्ड इरविन ने बोला तुम भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। महात्मा गांधी जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ अखाड़े में। सॉल्ट मार्च गांधी जी ने शुरू कर दिया। गांधी जी का अखाड़ा लड़ाई का अखाड़ा नहीं होता था, वो बहुत पीसफुली काम करते थे। 78 उन्होंने अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स पकड़े और वो पैदल चल पड़े। 240 मील की जर्नी थी और इस जर्नी को इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। न्यूयॉर्क, जापान, जाने कहां कहां से रिपोर्टर्स आए थे इस जनवरी को कवर करने के लिए। गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती का, वहां से गांधी जी ने चलना शुरू किया और डांडी का जो कोस्टल टाउन था वहां पे वो गए। 240 मील की जर्नी थी, 24 दिन का सफर था, हर दिन 10 मील की जर्नी करनी थी। 10 मील चलते थे गांधी जी, फिर एक जगह पे स्टे मारते थे। हजारों की तादाद में लोग गांधी जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जहां जहां पे रुकते थे पहुंच जाते थे और अगले दिन सुबह एक नई भीड़ तैयार होती थी, गांधी जी के साथ चलने लगी। देखिए क्या मोबिलाइजेशन का तरीका है। एक दिन में नहीं सफर तय किया, 24 दिनों में सफर तय किया और हर दिन के एंड पे हजारों की तादाद की भीड़ जुड़ रही है महात्मा गांधी के साथ। 24 दिन के सफर के बाद जब गांधी जी फाइनली डांडी पहुंचे 6 अप्रैल को, वहां पे उन्होंने लॉ तोड़ा, उन्होंने सॉल्ट उठाया, सी वाटर के थ्रू बॉयल करके उन्होंने सॉल्ट बनाया और यहाँ पे सॉल्ट लॉ को गांधी जी ने तोड़ दिया। और इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था दोस्तों, क्योंकि जो गांधी जी कर रहे थे उस समय पे डांडी में, वो पैरेलली इंडिया में बहुत जगहों पे हो रहा था या होने वाला था गांधी जी को देखते हुए। और बेसिकली जैसे ही सॉल्ट लॉ को गांधी जी ने तोड़ा, दिस वॉज ऑफिशियली द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या फर्क है। यहाँ पे मैं अलग से जाके आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियोस मिल जाएगी। मैं मॉडर्न हिस्ट्री को 2 बार अलग अलग प्रकार से कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी अलग से पढ़ानी है तो यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सीडीएम कैसे अलग था, यहाँ पे लोगों से ये बोला गया कि आप कॉपरेट मत करो ब्रिटिशर्स के साथ। ये बात तो भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पे भी बोली गई थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और गांधी जी ने नारा दिया कि आप कॉलोनियल लॉस को तोड़ो। और एक कॉलोनियल लॉ जो गांधी जी ने खुद तोड़ा वो था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ को तोड़ के आपका सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने। मतलब कि गांधी जी देश के लोगों को ये नारा दे रहे हैं कि भाई देखो, सॉल्ट लॉ बनाने का पूर्ण अधिकार अंग्रेजी सरकार के पास ही केवल नहीं है, आपको भी अधिकार है कि सॉल्ट, जो कि आपकी रोजमर्रा के खाने की चीज है, इसको आप बना सकते हो। जैसे जैसे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैलेगा, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया जाएगा, लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया जाएगा। पिकेट का क्या मतलब होता है पहले बता चुका हूँ। पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्सेस देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स अपनी पोस्ट पर से रिजाइन करने लगे। बहुत सी जगहों पे फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया गया। यानी ट्राइबल्स को बोला गया था कि इन जंगलों में घुस के तुम लकड़ी नहीं काट सकते। ट्राइबल्स पहले से लकड़ी काटते थे, कांग्रेस ने तो बोला था रिजर्व फॉरेस्ट है, तुम लकड़ी नहीं काट सकते। ट्राइबल्स उन्हीं फॉरेस्ट में घुसते थे,
लकड़ी भी काटते थे, कैटल भी ग्रेस करते थे, सब कुछ करते थे। ब्रिटिशर्स की बात यहाँ पे इंटेंशनल तरीके से इग्नोर की जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी चल रहे हैं। सॉल्ट मार्च के दौरान शुरुआत जब हुई थी तो महात्मा गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ चल रहे थे और धीरे धीरे हजारों की तादाद में लोग महात्मा गांधी जी को ज्वाइन भी कर रहे थे। तब आप देखो कि जब महात्मा गांधी जी का ये जो सॉल्ट लॉ वाला डिमॉन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, बहुत सारे लोग लॉस को तोड़ने लगे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट भाई थोड़ी परेशान हो गई। और जब परेशान होगी तो वो क्या करेगी, जो मेन लीडर्स हैं उनके अरेस्ट करना शुरू करेगी। एक एक करके कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट होने लगे और इसके चलते वॉयलेंट क्लैशेस बढ़ने लगे। एक बड़े दिग्गज लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान। ये महात्मा गांधी जी के एक डिवाउट डिसिपल थे। अप्रैल 1930 में इनको पेशावर में अरेस्ट कर लिया गया। अभी जैसे अप्रैल 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान को पेशावर में अरेस्ट किया गया, सीधे सीधे आप देखो कि भाई पेशावर की सड़कों पे झुंड उकड़ आया एंग्री क्राउड्स का। ठीक है ना, आर्मर कार्ड्स के सामने खड़े हो गए लोग, पुलिस फायरिंग होने लगी, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया था। और एक महीने बाद जब खुद गांधी जी अरेस्ट हो गए तो भाई इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने शोलापुर में पुलिस पोस्ट पर अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, जो जगह भी ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करती थी वहां पे अटैक होने शुरू हो गए। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ सरकार डर गई। जब सरकार डर गई तो डर का एक ही उपाय है कि आप रिप्रेशन करो। सरकार ने आर्मी को, पुलिस को खुली छूट दे दी कि तुम लोगों को मारना शुरू करो, उनके ऊपर गोलियां बनाना शुरू करो। भाई वुमेन्स को, चिल्ड्रन को, मेन को मारा गया, पीटा गया, कईयों की जान चली गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया यहाँ पे। और जब वायलेंस बढ़ने लगा तब गांधी जी ने बोला कि भाई इस मूवमेंट को रोक देते हैं। और फिर गांधी जी ने एक पैक्ट साइन कर लिया लॉर्ड इरविन के साथ। लॉर्ड इरविन पैक्ट कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को यह पैक्ट साइन किया गया। गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है। मेरी स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की जो 104th वीडियो है वहां पे भी आपको गांधी इरविन पैक्ट और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड मास पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैंने समझा रखा है। जिसने लक्ष्मीकांत की सीरीज देखी होगी उसने वीडियो को भी देखा होगा। गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू गांधी जी ने बोला कि ठीक है भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना कांग्रेस के हो चुकी थी और उसमें अंग्रेजी सरकार को ये पता भी चल गया था कि बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए अंग्रेज भी ये चाहते थे कि भाई जैसे तैसे करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेके आओ, ये गांधी जी को लेके आओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है लंदन में इतने सारे लोगों को बैठा के बात करने का। दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी लंदन गए, लेकिन वहाँ निगोसिएशंस ब्रोक डाउन हो गए। वहाँ अपनी अलग प्रकार की खिचड़ी चल रही थी। इंडिया की तरफ से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स गए थे। गांधी जी ने बोला मैं अकेला रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंडिया का। ये अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था उन निगोसिएशंस में। ये बात पहले भी शायद गांधी जी को पता थी। गांधी जी थोड़ा डिसअपॉइंट हुए, वो वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उनको पता चला कि ये अंग्रेज अपने सारे प्रोमिसेस से बैक ट्रैक कर चुके हैं। नई रिप्रेशन की टैक्टिक्स यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू भी जेल में है, अब्दुल गफ्फार खान भी जेल में है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और इवेंट बताता हूँ। ऐसा बहुत इनफॉर्मली बोला जाता है कि लॉर्ड इरविन से इंडिया में और जो बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिशर्स के, ये बोला गया कि गांधी गए हैं इंग्लैंड, एक काम करते हैं गांधी को बैक एंड से मरवा देते हैं। तो गांधी को मरवा देते हैं तो कोई लीडर रहेगा ही नहीं। वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े जो इंग्लिश एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला कि भाई गांधी को कुछ मत करो, क्योंकि अगर ये गांधी नाम का पर्सन मर गया उस समय पे इंग्लैंड में, तो ये जो ब्रिटिश सरकार आज यहाँ बैठी है ना, 2 सेकंड में उखाड़ के फेंकी दी जाएगी नीचे। क्योंकि अगर इंडियंस को ये लग गया कि गांधी जी इंग्लैंड गए और वहां पे गांधी जी को मार दिया गया, भाई सारे सड़क पर उतर आएंगे, एक भी ब्रिटिशर जिंदा न रह पाएगा उस समय पे। इसीलिए इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। ये लोग, आपको क्या लगता था ब्रिटिश सरकार के अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो गांधी जी को मार सकते थे? बिल्कुल थी। उनकी दम ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके। ठीक है ना, क्या उनको ये आइडिया नहीं आया होगा कि मार दो इनको? बिल्कुल आया होगा, लेकिन दम ही नहीं थी मारने की। क्योंकि मार देते तो फिर क्या होता, वो खुद जिंदा रह पाते इंडिया में, इसकी कोई गारंटी नहीं। 30 करोड़ लोग खून के प्यासे हो जाते। फिर बात करो आगे, तो आप देखिए महात्मा गांधी जी डिसअपॉइंटेड वापस आ गए। वापस आने के बाद महात्मा गांधी जी ने, कोई चारा था नहीं उनके पास, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च किया। लेकिन फिर ये मूवमेंट 1 साल तक ही चल पाया। तो 1934 में इस मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया।
यहाँ पे देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के से पहले एक अलग ही प्रकार का थॉट प्रोसेस यहाँ बताया जा रहा है। टू द अल्टर ऑफ दिस रेवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट अवर यूथ एज इन सेंस, ये क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मैनी नेशनलिस्ट थॉट दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी वन थ्रू नॉन वायलेंस। मतलब एक ऐसा भी तबका था उस समय का इंडिया में जो कि ये सोच रहा था कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई है इसको नॉन वायलेंस से जीता नहीं जा सकता। 1928 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, वही कन्वर्ट हो गया था, एचआरए कन्वर्ट हो गया था, एचएसआरए में सोशलिस्ट नाम का शब्द जुड़ गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में दिल्ली में बना। इसके लीडर थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। आप देखोगे एचएसआरए ने ब्रिटिश पावर्स के बहुत से सिंबल्स पर अटैक किया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भी फेंका, लेकिन ये बम इन्होंने जानबूझ के एक ऐसी जगह पे फेंका था जहां पे किसी को चोट ना लगे। उसी साल लॉर्ड इरविन को मारने की भी कोशिश की गई। भगत सिंह केवल 23 साल के थे जब इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया राजगुरु और सुखदेव के साथ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक तबका ऐसा भी उठ के आ रहा था गांधी जी के पैरेलली, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलली, जिनका ये बोलना था कि रेवोल्यूशन के लिए जान देनी पड़ेगी, वायलेंस जरूरी है। इनको भी मैंने बहुत होलिस्टिकली अपनी स्पेक्ट्रम की वीडियोस में कवर किया है, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस में कवर किया है। मेरे चैनल में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, इसमें जाइए तो देखिए सबसे पहली वीडियो आपको मिल जाएगी मार्टियर्स डे, रिमेंबरिंग भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थाकर एंड चंद्रशेखर आजाद। फिर नीचे गदर म्यूटनी, चिट्टागोंग आर्मरी रेड, उसके बाद कुका मूवमेंट, प्रार्थना समाज, ये सब जो वीडियोस हैं ये भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिलेटेड भी हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को अलग अलग प्रकार से पार्टिसिपेंट्स ने कैसे देखा। तो अब देखिए अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप्स जुड़े हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। जिस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग मतलब निकाला, उसी प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग मतलब निकाला है। अगर आप रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ की बात करो, कंट्री साइड में, गांव साइड में, जैसे गुजरात के पाटीदार्स की बात करो, जाट्स जो उत्तर प्रदेश में थे उनकी बात करो, ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे। इनकी डिमांड क्या थी, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ दे रहे थे, बट इनकी अपनी खुद की पर्सनल डिमांड्स थी। क्या इनकी डिमांड्स थी, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। ट्रेड डिप्रेशन का और फॉलिंग प्राइसेस का इन पे बहुत बुरा असर पड़ा था। तो ऑब्वियस सी बात है सरकार की जो रेवेन्यू डिमांड थी ये लोग नहीं दे सकते थे, इनकी इनकम कम हो गई थी। अब यहाँ पे ये गांधी जी का सपोर्ट दे रहे थे और ये चाहते थे कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी डिमांड्स को सामने रखे लॉर्ड इरविन की अंग्रेजी सरकार के। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक, आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट कर लिया, और उस एग्रीमेंट में इन कम्युनिटी की लोगों की बातों पे, डिमांड्स पे ध्यान नहीं दिया गया। समझिए बात को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में ये जो रिच पीजेंट्स थे वो बहुत हद तक आगे बढ़ चढ़ के गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब 1931 में लॉर्ड इरविन पैक्ट हो गया, उस लॉर्ड इरविन पैक्ट के बाद, तो जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एग्रीमेंट कर लिया बिना इन कम्युनिटीज की बात को सुने माने, तो ये कम्युनिटीज कहीं ना कहीं गांधी जी से नाराज हो गई। अब आप समझो, बाद में जब गांधी जी लंदन से वापस आके फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे, तब ये कम्युनिटीज गांधी जी की मदद करने से ही मना कर देंगी। इन कम्युनिटीज का बोलना था कि पहले तो बढ़ चढ़ के हमने मदद की, अपना खून बहाया, आपने हमारी डिमांड को तो सुना नहीं। एक्चुअली में गांधी जी भी एक ऐसी पोजीशन पे बैठे थे कि वो सबकी डिमांड को नहीं मान सकते थे। ठीक है ना, वो एक बहुत की पोजीशन पे बैठे थे। कहीं ना कहीं वो जैसे तैसे करके इंडिया के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन अंग्रेजों से साथ लेना चाहते थे। जब भी गांधी जी को लगता था कि अंग्रेजों की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन मिल सकते थे, गांधी जी यील्ड कर देते थे। ऑब्वियस सी बात है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स इंडियन सपोर्ट बेस के नाराज हो जाते थे गांधी जी से। उसके अगर आप बात करो तो पुअर पीजेंट्री की बात की जाए, जो गरीब किसान का तबका था जो कि खेतों में काम करता था, वो रेवेन्यू डिमांड को कम करना चाहता था। प्लस ये स्मॉल टेनेंट्स ये भी चाहते थे कि भाई लैंडलॉर्ड का जो आप कह सकते हो कि अत्याचार है इन गरीब किसानों के ऊपर, ये भी कम हो। अब आप देखोगे जैसे जैसे ग्रेट डिप्रेशन आगे बढ़ा, इन गरीब किसानों के हालात बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए।
इन गरीब किसानों के पास रेंट देने के लिए पैसे तक नहीं बचे। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो गरीब किसान थे, गांधी जी का सपोर्ट इन्होंने दिया, गरीब किसानों की दिन की मतलब डेली चर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। एक्चुअली में गांधी जी ग्राउंड लेवल पे जमींदार को तो उनकी जगहों से एकदम से नहीं उखाड़ सकते थे ना। ये 1930, 1932 से 1933 के लगभग का समय चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इन गरीब किसानों को गांधी जी से उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला जिस प्रकार का सपोर्ट ये ढूंढ रहे थे, तो ये जो गरीब किसान थे ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ भी जुड़े। उस समय बहुत सारी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी भी उठ रही थी, समझ गए। अच्छा, एक और रीजन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका था जो कि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को परेशान नहीं करना चाहता था, नाराज नहीं करना चाहता था, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक समय के बाद इन रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। अभी रिच पीजेंट और लैंडलॉर्ड को नाराज कर दोगे तो इनका सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, और रिच पीजेंट और लैंडलॉर्ड को खुश रखना है तो उनकी एक्टिविटीज पे कुछ बोलो मत, और उनकी एक्टिविटीज पे कुछ नहीं बोलोगे तो वो किसान जो इनके नीचे काम करते थे उनकी हालात तो खराब रहेंगे ही रहेंगे। तो पुअर पीजेंट्स आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एंड तक भी पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पाए। फिर आप बात करो बिजनेस क्लास की, मतलब जो धंधा करने वाली क्लास थी, बिजनेस चलाने वाली क्लास थी, ये कैसे अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जोड़ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज ने ठीक ठाक पैसा कमाया। चूंकि ब्रिटेन तो वॉर में बिजी था, वहां पे उनकी इंडस्ट्री ज्यादा चल नहीं रही थी, और इंडिया से एकदम से बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ गई, तो ऑब्वियसली बात है इंडियन इंडस्ट्रीज यहाँ पे एकदम से उठने लगी। लेकिन बाद में आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो इंडियन बिजनेस स्ट्रांग हुए थे, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे। पहला वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया उसके बाद अंग्रेजों की फिर से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, अंग्रेज अपने बिजनेसमैनों की मदद कर रहे हैं, इंडिया के बिजनेसमैनों को दबा रहे हैं। कॉलोनियल पॉलिसीज इन बिजनेसमैन के फेवर में नहीं थी। इंडिया के जो इंडिजीनियस बिजनेसेस थे उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करती थी। ये जो इंडिया के बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स इंडिया में कम पैसे पे ना आए, रुपी और स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशो है वो इंडिया के फेवर में रहे। इसके लिए इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कांग्रेस फॉर्म की 1920 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी जो आज की डेट में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फॉर्म किया 1927 में। उस समय पे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे इंडिया के, तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, इस प्रकार के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं ना कहीं खुश नहीं थे इस कॉलोनियल कंट्रोल से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इसलिए ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि पॉलिटिकल फ्रीडम ही धंधा अच्छे से चलने देगा, नहीं तो नहीं चलने देगा। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। लेकिन आप ये देखोगे कि जब आप देखो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी फेल हो गए, बाद में आप ये देखोगे जब मिलिटेंट एक्टिविटीज इंडिया में बढ़ने लगेंगी, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया की जो मिलिटेंट क्लास है, जो रेवोल्यूशनरी कास्ट है, वो बम वगैरह फोड़ने लगेगी। फिर आप ये देखोगे कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, इनके अंदर एक सोशलिस्ट टेंडेंसी उभरती हुई नजर आएगी। तो ये जो आपकी बिजनेस क्लास है ना, ये बिजनेस क्लास डर जाएगी। इस बिजनेस क्लास को लगेगा कि भाई ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि ये जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म नाम की जो थ्योरीज होती है ना, वो कैपिटलिस्टिक बिजनेस क्लास के फेवर में कभी भी नहीं रहती हैं, सीधी सीधी बात ये है। और अगर सोसाइटी पीसफुल नहीं है तो धंधा वैसे ही नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो ये जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, ठीक है, शुरुआत में तो इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, बाद में ये भी थोड़ा थोड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कटते रहे। हालांकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इनका सपोर्ट जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत में बहुत स्ट्रांग था, बाद में थोड़ा कम था। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पाए। उसकी एक वजह ये थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो इन इंडस्ट्रीज में जाके काम करते थे, वो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ पाए रहे थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपना सपोर्ट बेस वहां पे बना के बैठी थी। ऐसे बहुत से लोकल फैक्टर्स उस समय पे काम कर रहे थे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं आया। नागपुर में एक बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट किया। लोगों ने सीक्रेटली गांधीयन प्रोग्राम को सपोर्ट किया, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया, लो वेजेस के अगेंस्ट में
मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अपनी वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट भी बोला। 1930 में रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, 1932 में डॉक वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, 1930 में हजारों की तादाद में छोटा नागपुर की टिन माइंस में काम करने वाले लोगों ने गांधी जी की टोपी पहन ली, रैलीज और बॉयकॉट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया। समझ गए? लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इन वर्कर्स की डिमांड को स्ट्रगल में नहीं जोड़ रही थी। रीजन ये था कि देखिए, कांग्रेस को बहुत से फैक्शंस को बैलेंस करना था। अगर कांग्रेस वर्किंग क्लास को सपोर्ट करते, वर्कर्स को सपोर्ट करते, तो इंडस्ट्रियलिस्ट से दुश्मनी मोल लेते। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ा बहुत दोस्त दिखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस दिख रहा था, तो वर्कर्स से दुश्मनी मोल लेते। तो कांग्रेस भी परेशान थी कि किस तरफ जाए। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट को एक बात बोलती रहती थी कि आप नीचे वर्कर्स का ध्यान रखिए, बट सीधे सीधे अगर आप वर्कर्स को सपोर्ट करने लगोगे तो आप एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाओगे। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं होते नजर आए। उसी प्रकार से मैंने बोला ना कि जो बिल्कुल स्मॉल पीजेंट्स हैं उनके ऊपर रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स हैं। इन रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स ने बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब इनसे सपोर्ट मिल रहा है, तो एक लिमिट से तो स्मॉल पीजेंट के लिए बोलोगे तो ये तबका इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाराज हो जाएगा, जो कि कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, यहाँ पे लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन था। वुमेन ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। गांधी जी की शॉर्ट मार्च में हजारों की तादाद में जो लेडीज थी वो अपने घरों से बाहर निकली और गांधी जी की बात उन्होंने सुनी, मार्चेस में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। यहाँ पे आपको वुमेन्स काफी हद तक नेशनलिस्ट प्रोसेशंस में पार्टिसिपेट करती नजर आएंगी। फॉरेन क्लॉथ की पिकेटिंग, लिक्वर शॉप्स की पिकेटिंग में भी गांधी जी का सपोर्ट किया वुमेन ने। बहुत सारी वुमेन जेल भी गई। अर्बन इलाकों में बहुत सारी वुमेन हाई कास्ट फैमिलीज की थी, रूरल इलाकों में ये वुमेन रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स की भी थी, गरीब तबके की तो थी ही थी। ओके, गांधी जी की कॉल थी कि भाई वुमेन को भी अपना हक अदा करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस बात है, यहाँ पे गांधी जी ने वुमेन के रहने और वुमेन की सोसाइटी में जो स्टैंडिंग थी उसके लिए रेडिकली कुछ नहीं बोला। मतलब गांधी जी ने कभी ये नहीं बोला कि ये जो वुमेन है वो घर से बाहर निकल आए, अपनी घर की ड्यूटीज को भूल जाए। गांधी जी हमेशा ये बोलते थे कि भाई आप एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी वाइफ हैं, वो धर्म भी निभाएं। तो इस रिस्पेक्ट में हम गांधी जी की सोच को थोड़ा बैकवर्ड बोल सकते हो, लेकिन बैकवर्ड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उस समय का जमाना अलग था। ये 1930 की बात हो रही है। 2021 के पैरामीटर्स पे आप 1930 का आकलन नहीं कर सकते। समझ गए? और एक और प्रॉब्लम थी कि उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी बड़ी अथॉरिटी की पोस्ट पे कोई वुमेन एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। आप देखोगे कि कुछ वुमेन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऊपर भी उठी हैं, जैसे कि अन्नी बेसेंट हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा वुमेन्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हाई पोस्ट को नहीं पकड़ा है। फिर एक टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन क्या है यहाँ पे? तो 1918-19 में भाई जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया बाबा रामचंद्र ने। ये लास्ट वीडियो में बताया था। अप्रैल 1919 में गांधी जी ने हड़ताल की, रोलट एक्ट अगेंस्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को जोड़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर दिया गांधी जी ने। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने। मई 1924 में अलोरी सीतारामजू को अरेस्ट कर लिया गया। 2 साल के आर्म ट्राइबल स्ट्रगल के बाद दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस हुई। पूर्ण स्वराज के प्रोग्राम को कांग्रेस ने अपनाया। 1930 में अंबेडकर साहब ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। मार्च 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, डांडी में सॉल्ट लॉ को तोड़ के। मार्च 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म किया। दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1932 में सिविल डिसोबीडियंस को रीलॉन्च किया गया। यहाँ पे मैं इस चैप्टर खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक वीडियो और बाकी हो, दिस चैप्टर विल बी फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।